Hello everybody, myself Akhil this side, and today I am ready with very important lecture based on the equality before law or various aspect of right to equality as per the constitution. And this video is very much relevant for LLB as well as LLM. So friends, LLB LLM के एग्ज़ाम देने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है. आप डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में देख लेना. मैं लिख दूंगा कि ये इस वीडियो को देखकर कौन कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज फॉर नॉट coming up with the videos for LLB and LLM, but I assure you that now you will be getting the video in every 10th day. In every 10th day you will be getting, and you can write on comment section, as well as in last you will get my mobile number to raise any kind of query, and please message only, no calls please. Okay. So friends, the first question is what do you understand by the equality before law and equal protection of law? Explain different ground on the basis of which the classification can be made with the help of decided case law. तो इससे पहले तो हमारे को इस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे. दूसरा हम क्या आंसर दे सकते हैं? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एज लेड डाउन इन द आर्टिकल 14. टू वॉट एक्सटेंड इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेशन आर सॉर्न एनिमीज. ठीक है, तो आप आर्टिकल 14 को हम मोटा मोटी देखेंगे, ध्यान देंगे. एंड आर्टिकल 15 के का भी मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किया है, और रिजर्वेशन पर भी मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है दैट यू विल बी गेटिंग. बट एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ओवर द इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड it will definitely help you. So I'm going to start with this. Article 12 to 35 of the Constitution pertains to the fundamental rights. ठीक है, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं. These rights are not absolute. The court have in course of time spelled out some restriction and limitation on the right. तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है. पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It contains a long list of fundamental rights and can very well be considered as the Magna Carta of India. What is Magna Carta? Friends, आंसर जब हम लिखते हैं तो ऐसे हैवी वर्ड्स को लिखने पर, डिफरेंट कलर से शो करने पर हमारे वैल्यू बढ़ती है, और चेक करने वाले को भी लगता है कि बंदे को कुछ आता है. व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज़ चार्टर, रूल्स एंड रेगुलेशन. तो हमारे फंडामेंटल्स जो राइट लिखे हुए हैं, जो हमारे आर्टिकल्स में मेंशन है, ये हमारे एक तरह के चार्टर हैं. द पर्पस ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ टू क्रिएट एन egalitarian society to free all citizen from the coercion or restriction. egalitarian means equal, एंड एक किसी भी तरह का कोर्सन या फिर रिस्ट्रिक्शन ना हो हमारे पीपल पर, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन भी है तो वो जस्टिफाइबल होना चाहिए. ठीक है. एंड टू मेक द लिबर्टी अवेलेबल फॉर ऑल. सो फ्रेंड्स, सभी के लिए लिबर्टी हो, किसी पे कोई डिस्टिंग्विशमेंट ना हो. अगर होता भी तो उसका एक बेसिस है, इसको भी हम जानेंगे. आर्टिकल 14 to 8 of the constitution fall within the fabric of right to equality. 14 to 18 right to equality है. Article 14 prohibit the state from denying the equality before law or the equal protection of the law. ठीक है, अगर कोई किसी को स्टेट इक्वलिटी नहीं कर रहा है तो वहाँ पे इसकी बात की जाएगी. इक्वल प्रोटेक्शन दे रहा है तो उसकी बात यहाँ की जाएगी. आर्टिकल 15 क्या है? प्रोवाइड फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल एम्बोडाइड इन द आर्टिकल 14. ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन है. 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे. अभी तो एक हम उसका छोटा सा वर्जन हमें मिल रहा है कि ये कहता क्या है, बट द in detail we will be discussing in the subsequent videos. And article 16 on the other hand guarantees equal opportunity to all citizen in the matter of appointment to any office under the state. ठीक है, इसमें रिजर्वेशन कहाँ पे आता है, मंडल कमीशन क्या है, सतवंत सहाने वाला केस है, वो सब भी हम देखेंगे. सो फ्रेंड्स, जो LLB LLM के एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे, 4 से 6 पेज का नोट्स तैयार हो जाएगा, और उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें डायग्राम कैसे बनाने हैं, और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाओगे तो आपका वो कंटेंट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा. तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे. मैं 15 से 20 मिनट का ही वीडियो बनाऊँगा कि इसमें हमारे 5 से 6 पेजेस तैयार हो जाएँ.
आप इसको फॉलो करना। लास्ट में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया, इन केस यू वांट एनी हेल्प यू कैन अप्रोच मी, बट ओनली मैसेज प्लीज़ फ्रेंड्स। आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन, और LLB LLM भी कर रखा है, तो मैं भी बिजी रहता हूँ। आप मुझे मैसेज करोगे तो आई विल रिप्लाई। So now this diagram is very important. It make you different from other candidate, other people, other students who are appearing for the exam. कैसे आपको ये different करता है ये diagram? Constitution direct and empower the government to undertake the special measures. कौन से ये स्पेशल मेजर्स के लिए बोलता है? बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वो जनजाति होती है जो जंगलों में रहते हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए 3 तरह के। तो आपने ये एरो में एडवांसमेंट लिख दिया, फिर बैकवर्ड क्लास का एडवांसमेंट, शेड्यूल क्लास का एडवांसमेंट एंड शेड्यूल ट्राइब का एडवांसमेंट। आर्टिकल 14 इज जेनर, इज जीनस, द ग्रुप विद द कॉमन एट्रीब्यूट्स। ये आर्टिकल 14 तो एक मोटा मोटी बात करता है कि हम सारे चीज़ों को लेके चलते हैं, बट 15 एंड 16 में स्पेसीज, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ दे रहते हैं। इसके सबके नोट्स बना रखे हैं, वो आपको सबको फ्यूचर में आएगा। आर्टिकल 17 इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड मेड इट आउट प्रैक्टिस पनिशेबल। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत का प्रॉब्लम होता है कि इनको नहीं छूना, इनके साथ बैठ के नहीं खाना, इसको देखता है 17। Hence, Article 14 stand for the establishment of situation under which there is a complete absence of any arbitrary discrimination by the law themselves or in their administration। तो किसी भी तरह की आर्बिट्रेरीनेस या डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंग्विश, भेदभाव नहीं होता है आर्टिकल 14 में, इसकी बात की जाती है। द राइट टू इक्वलिटी afford protection not only against the discrimination law, discriminatory law, but law passed by the legislature, but also prevent the arbitrary discretion being vested in the executive। तो अगर आपको पहले तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है, लेजिस्लेचर आता है, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। वो कैसे प्रिवेंट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब मैंने डायग्राम भी बनाया है फ्रेंड्स, देखो ये सारे डायग्राम्स बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहो, और इनके साथ साथ देखने के साथ साथ अपने नोट्स भी बना लो। दोज हु परस्यू LLB और LLM मोस्टली दे आर वर्किंग, तो हम इसके साथ साथ पूरा दिन नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये 17 मिनट का वीडियो है या 20 मिनट का वीडियो है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप मेरे साथ बने रहो, आपको मज़ा आ जाएगा, क्या आपको लगेगा नहीं यार ये तो मुझे आ गया। आप इसको मेट्रो में अपने ट्रैवल टाइम पे भी वीडियो को डाउनलोड करके सुन सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करके आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कम से कम 200 वीडियो और अपलोड करूंगा, और ये मैं कर भी रहा हूँ, मैं 50 से ज़्यादा कर भी चुका हूँ। द आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट इज़ नॉट टू डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट किसी को डिनाई नहीं करेगा। आर्टिकल 14 run as follows: the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India। इंडिया में सबको इक्वल प्रोटेक्शन है, किसी को डिनाई नहीं होगा। दिस प्रोविजन correspond to the equal protection of clause 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सो व्हाट आई वांट टू से कि ये कॉरस्पॉन्ड करता है यूनाइटेड स्टेट का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉज है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 18 का पढ़ रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पुराना है, और ये भी दुनिया जहान की चीज़ों को देखकर उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया है, ऐसे बनाया गया था। बट ईजी टू अंडरस्टैंड है, कंटेंट बहुत है बट ईजी टू अंडरस्टैंड। अब आर्टिकल 14 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे एग्जाम में बना लेना, और एक ब्लू या ब्लैक पेन से इसको कर लेना, बॉक्स में दिखा देना, तुम्हारी कॉपी भी भर जाएगी, और तुम्हारे को बाकी लोगों से अलग भी हो जाओगे कि नहीं इसने। होता क्या है कि हम 6 पेज लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस तरह के डायग्राम बनाते हैं या ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो हमारा कंटेंट भी अच्छा हो जाता है, और एग्जामिनर हर एक लाइन तो पढ़ता नहीं है, जैसे ही उसको लगता है इसने डायग्राम बना रखा है तो वो थोड़ा सा ध्यान देता है कि नहीं यार ही दिस गाय इज हैविंग नॉलेज। एंड आई क्लियर्ड ऑल माई LLB LLM एग्जाम विदाउट एनी फेलर। हालांकि मैंने CS भी की थी, और CS के होने से मेरा कैलिबर था पढ़ाई करने वाला, लेकिन मैं देखता था मोस्टली स्टूडेंट्स कभी 3 दिन पहले पढ़ रहे हैं, 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं, कुछ बस में भी पढ़ रहे थे। मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, मैं पहले से ही पढ़ता था, लेकिन अगर हम इन वीडियो को भी ध्यान से देखें तो हम बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम।
सो आर्टिकल 14 को हमने बांटा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. व्हाट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ? देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज, क्योंकि सब इक्वल है, एंड ऑल आर इक्वल्स टू ऑर्डिनरी लॉ. ठीक है, सारे ऑर्डिनरी लॉ के सामने इक्वल हैं, सारे सभी को जैसे लॉज एप्लीकेबल होते हैं वैसे ही एप्लीकेबल होंगे. फर्दर सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड. अब ये कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये रूल ऑफ इंग्लैंड के सिमिलर है. ठीक है, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन, सभी लॉ के सामने बराबर हैं और सभी को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन है. सेम लॉ शुड एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन. इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. सभी सेम है लॉ के, इक्वल ट्रीटमेंट होगा और सभी एक दूसरे के जैसे हैं. ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है? हम एक्सेप्शन किसे देखें? फॉरेन डिप्लोमेट है, एंड फॉरेन डिप्लोमेट है लाइक पाकिस्तान से कोई एम्बेसडर है या यूके से एम्बेसडर है, यूएसए से एम्बेसडर है, तो उसको सबको एक्सेप्शन है यहाँ पर फ्रॉम द कंट्री जुडिशियल प्रोसेस. ठीक है, उस पर हम नहीं चढ़ा सकते हैं. और आर्टिकल 36 बोलता है इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट है, स्टेट गवर्नर है, पब्लिक ऑफिसर्स है, जजेस हैं. ठीक है, अगर हमने सरफरोश देखी हो आमिर खान की, तो उसमें जो नसरुद्दीन शाह का रोल किया था, जो अपने आप को मार लेता है, तो उसको एक इम्यूनिटी थी. एक मूवी में एक ऐसा भी आया था, तो मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ. मूवी मत देखने बैठ जाना, 3 घंटे की मूवी, तो इसी को वीडियो को देख लेना. तो फॉरेन डिप्लोमेट को भी एक इम्यूनिटी रहती है, कि ये नहीं कि उसको उठा के आप जेल में डाल दो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज है. अब इक्वलिटी कब डिस्टर्ब होती है? लॉ प्रोवाइड differential treatment to class of people and it is not valid unless the classification is reasonable. लॉ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है और उसकी वजह भी होती है. अब इसके 2 कैटेगरी होती हैं इसको डिफरेंशिएट करने की. एक इंटेलिजिबल डिफरेंशियल, एक एक किसी वजह, एक बुद्धिमत्ता के अनुसार एक किसी चीज़ को ध्यान में रख के हम एक डिफरेंस करते हैं, और एक विवेकपूर्ण रेशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एक रैशनल ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो उस चीज़ में हम एक क्लासिफिकेशन को हम वैलिड कहते हैं. हम आगे देखते हैं. क्लासिफिकेशन मस्ट नॉट बी, किसी का कुछ भी क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर हम कुछ भेदभाव भी करते हैं, तो वो कैसा नहीं होना चाहिए? आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव, बचने वाला, कृत्रिम और आर्बिट्रेरी, मनमाना, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब फ्रेंड्स, आपने ये क्लासिफिकेशन का डायग्राम बना दिया, बड़ा भी बना सकते हो एग्जामिनेशन में, आपकी कॉपी भी भर जाएगी, आपका कंटेंट भी ज़्यादा लगेगा, और आप एक सॉलिड चीज़ लिख रहे हो तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है, इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. अब यहाँ से ये क्लासिफिकेशन शुरू हो रहा है कि मैं किस बेसिस पे इक्वलिटी बिफोर लॉ को मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. एज के हिसाब से सीनियर सिटीजन का ट्रीटमेंट अलग होता है. सेक्स के हिसाब से मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का भी अलग ट्रीटमेंट होता है. जोग्राफिकल ट्रीटमेंट अलग होता है. पहाड़ में ये लोगों की हाइट ज़्यादा नहीं होती, प्लेन्स में लोगों की हाइट ज़्यादा होती है. और टेरिटोरियल बेसिस, ये थर्ड में ही आ गया. फिर नेचर ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके हिसाब से ग्रांट और एग्जेम्पशन होती है. SCZ वालों की अलग होती है. और नेचर ऑफ सोर्स ऑफ अथॉरिटी का अलग क्लासिफिकेशन होता है, लाइक प्रेसिडेंशियल पावर और प्रेसिडेंट ऑफिस को, गवर्नर ऑफिस को भी हमने पहले पढ़ा. नेचर ऑफ ऑफेंसेस एंड ऑफेंडर्स, उसमें भी हम देखते हैं ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, बेसिस ऑफ लॉ अंडर द टैक्स लॉ, उसको भी एग्जाम्पशन दी जाती है. ATD की एग्जाम्पशन है, ATC की एग्जाम्पशन है. स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. तो ये 8 पैरामीटर्स हैं जहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है. अब यही डायग्राम आपने एक बड़ा सा बना दिया और फिर आपकी शीट भी बढ़ रही है, आपका कंटेंट भी हो रहा है, तो इससे आप अपने कंटेंट ओरिएंटेड बना सकते हो. प्रॉब्लम तब होती है जब हमें 6 से 8 पेज लिखना होता है. 25 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं इतना क्या लिख दूं, मेरी लिखते लिखते मेरी उंगली दर्द हो जाती है. तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है. अभी पेंडेमिक है, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो भी हमारे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. अब एक लीडिंग केस लॉ है. PK त्रिपाठी, अभी एक प्रोफेसर साहब ने कुछ बोला है. PK त्रिपाठी प्रोफेसर ने सेड दैट द प्रिंसिपल दैट लॉ इज नॉट वायलेटिव ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन इफ इट इज बेस्ड ऑन द रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज इन इंडिया. अगर
कोई ऐसे सिद्धांत है जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है जो विवेकपूर्ण है, रीजनेबल है, ठीक है, जो तर्क संगत है, रीजन तर्क संगत है, तो वो एक्सेप्टेड है यूनाइटेड स्टेट में और हमारे इंडिया में भी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट की हमारे पर छाप क्यों है? क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं, हमारा फॉरेन लॉज भी सब बाहर का है, यूके का, यूएसए का, तो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं और आई फील देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ दीज प्रैक्टिसेस आर बेस्ट एक्सेप्टेड एंड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। जस्टिस पी.एन. भगवती, ये हमारे भीष्म पितामह हैं, इनकी बात हम ध्यान से रखेंगे और इनका नाम जहाँ भी आएगा बड़े इज्जत से लिखेंगे। जस्टिस पी.एन. भगवती साहब हैं, said in his in the one article, and what he said, a rapturous ecology of article 14 to the effect that the article 14 shine like a beacon light pointing toward the goal। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो शाइन करता है उसको एक मशाल की तरह शाइन करता है, बेकन लाइट, मशाल की तरह, और वो जो उसकी रोशनी है वो गोल की तरफ जाती है। और क्लासलेस इगैलिटेरियन सोसाइटी, सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्लासलेस इगैलिटेरियन सोशियो और इकोनॉमिक ऑर्डर, तो वो जो उसकी लाइट है, मशाल है आर्टिकल 14 की, वो एक सोसाइटी को क्लासलेस बनाती है, क्लासिफिकेशन हटाकर उसको एक सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर पे सेटल करती है कि एक सामाजिक समानता रहे, ठीक है। आर्टिकल 14 इज एब्सोल्यूट एंड इज नो वे hedge in by any condition और restriction। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट है और किसी भी तरह से उसको hedge नहीं कर सकते, उसको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं उसका क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया 8 पॉइंट अभी डायग्राम में। आगे पढ़ते, न्यू डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट जजेस इन E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu propounded that any state action which is nullified, arbitrary, unfair and unreasonable is also unequal, and both according to the political logic and constitutional law would be inhibited, struck down and by the equality clause as contained in article 14, 15, 16। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको मान लो केस लॉ नहीं याद आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि लीडिंग अपेक्स कोड ऑफ द नेशन इन द लीडिंग केस लॉ स्टेटेड दैट, ऐसे करके लिख देना। मान लो केस लॉ नहीं याद आता है तो ऐसे कर दे, कभी कभी हमें नहीं भी याद आता है, तो अगर याद करना हो तो एक किसी पेज पर सारे केस लॉ लिख लो और उसके सामने एक लाइन में कि ये इससे रिलेट था, आर्टिकल 14 में था। मान लो आर्टिकल 15 भी लिख रहे हो तो भी 14 का केस लॉ लिख दो, इन लीडिंग केस लॉ ऐसा हुआ। तो ये सब मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। मैंने किया था और मेरे को केस लॉ भी याद था पूरा, दूसरे से आर्टिकल के भी केस लॉ याद थे, तो एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। इस केस में जजेस ने बोला अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन के साथ मनमानी तरीके से, अनरीजनेबल तरीके से अगर कैटेगराइज किया जा रहा है और तो वो ठीक नहीं है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए, उसको स्ट्राइक डाउन हो जाए, स्ट्रक डाउन हो जाएगा एज पर द आर्टिकल कंटेन्ड एज पर आर्टिकल 14, 15 एंड 16, ठीक है। अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखो मेनका गांधी जी ने बहुत मूवमेंट किए हैं और इनको हम याद रखेंगे, इनका जिक्र बार बार आ जाएगा। तो इसमें जस्टिस भगवती ने क्या बोला, वेरी क्लियरली रेड द प्रिंसिपल ऑफ द रीजनेबलनेस इन आर्टिकल 14। अब जस्टिस साहब ने क्या कहा था ये भी देख लेना भगवती साहब ने। अगर मान लो ये लाइन आप याद ना कर पाओ तो एज पर द जस्टिस भगवती इससे मिलता जुलता कंटेंट आप लिख सकते हो। ये तो हूबहू कोई नहीं लिख सकता, लेकिन इससे मिलता जुलता, इनसे जुड़ा हुआ जो इनके थॉट को रिप्रेजेंट करे, इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। आर्टिकल 14 इज स्ट्राइक एट द आर्बिट्रेरीनेस इन द स्टेट एक्शन एंड ensure the fairness, equality of treatment and the principle of reasonableness, which logically as well as the philosophically is an essential element of the equality or non-arbitrariness pervades Article 14 like a brooding omnipresence। इन्होंने बोला कि ये इंश्योर करता है फेयरनेस को, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को, आर्टिकल 14 एंड प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस एक तर्क संगत क्लासिफिकेशन करता है, और इक्वलिटी और नॉन आर्बिट्रेरीनेस जो मनमाने ढंग से चीज़ें की जाती हैं उसको हटाता है, और एक इसकी
ओमनी प्रेजेंस, हर जगह समानता को फैलाता है, ठीक है। ये मेनका गांधी के केस में जस्टिस भगवती साहब ने कहा। एक राइट टू इक्वलिटी इंश्योर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ फॉर्मल राइट और वोकुअस डिक्लेरेशन, कि एक अनरियलिस्टिक डिक्लेरेशन नहीं है अगर राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है। इट इज़ पॉजिटिव राइट एंड द स्टेट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू अंडरटेक द मेजर टू मेक इट रियल एंड इफेक्टिव। और स्टेट उसको मानने के लिए बाध्य हैं, स्टेट हैज़ टू फॉलो इट। एंड इक्वलिटी पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट प्रपाउंड ये सब यूज़ करने से थोड़ा सा वजन आ जाता है। Postulate means requirement, not merely legal equality but also the real equality. It should be what they want to say. It should be in letter as well as in spirit. Letter में तो बुक्स में लिखा हुआ है लेकिन हो नहीं रही है, तो it should be in letter as well as equality. और शाहरुख खान का बेटा अगर ड्रग एब्यूज़ में पकड़ा गया और किसी गरीब का बेटा पकड़ा गया, तो जो ट्रीटमेंट शाहरुख खान के बेटे का है वही किसी गरीब के भी बेटे का हो, दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी। मेनली ही इज़ अ सन ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट actor of the planet, not only India but he is one of the most richest, but he got jail for more than 25 days and the other person's son also got the jail for 25 days. This is called equality. There should not be distinguishment. कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे आर्यन खान हो चाहे कोई और खान हो। अब टेस्ट फॉर द रीजनेबल क्लासिफिकेशन, अब मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं आर्टिकल 14 को डिस्टर्ब कर सकता हूँ। किस बेसिस पे? क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द सम रियल एंड जस्ट रिलेशंस, ठीक है। एक रियल एंड जस्ट होने चाहिए। इट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी विदाउट एनी सब्सटेंशियल बेस, ठीक है। इनका बेस सब्सटेंशियल होना चाहिए। द क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी मैथमेटिकल प्रिसाइज, ठीक है। ये मैथमेटिकल नहीं हो सकते हैं। जस्टिस SR दास लेट डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑन द 2 टेस्ट। अब मिस्टर SR दास ने 2 टेस्ट बताए थे रीजनेबलनेस के। Intangible differentia which distinguish those where are grouped together from other। अब ऐसा डिस्टिंग्विशमेंट किया जाए जो उन लोगों को अलग करता है जो एक साथ खड़े हो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। एंड डिफरेंशिया मस्ट हैव द रीजनेबल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, ठीक है। अब उसका एक रीजनेबल पर्पस भी अचीव होना चाहिए। पहली बार बोला कि इज डिस्टिंग्विश दोज हु आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम अदर, लाइक एक राजा का बच्चा, गरीब का बच्चा, और एक अनुसूचित जनजाति का बच्चा, और एक शेड्यूल ट्राइब का बच्चा, और शेड्यूल कास्ट का बच्चा, अनुसूचित जनजाति जो हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनको हम कैसे अलग करते हैं। पहले तो उनको अलग किया, और उसको अलग किया तो एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, ठीक है। एक जंगल में रहने वाली जनजाति को अगर मैं कुछ फेवर देता हूँ, जो जिंगल वाला फुरफुर गाते हैं, और एक बंदा जो एक घर में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, और उसको भी मैं उतना ही बेनिफिट दे दूँ, तो शायद जो जंगल में रहने वाली जनजाति है वो कभी भी आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि जो पहले से ही वेल अवेयर हैं वो सारी चीज़ें ले लेंगे। मेरे गांव में जन मजूर हैं, खेती बटाई पे दे रखी है। बटाई क्या होती है कि वो खेती करते हैं, आधा वो ले जाते हैं, आधा मैं ले जाता हूँ, लेकिन उनको आज तक रिजर्वेशन नहीं पहुँचा। रिजर्वेशन मोस्टली वही लोग ले जा रहे हैं जो बैकवर्ड तो हैं कास्ट में, और लेकिन उनको सारी नॉलेज है। तो आज भी हमारे देश में ये कमियां हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे किस ग्रुप को डिस्टिंग्विश करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है। और फॉलोइंग प्रिंसिपल विच आर बोर्न इन द माइंड बाय द कोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्टैचू। अब ये कोर्ट ने इन प्रिंसिपल को ध्यान रख के इस लॉ को बनाया है। व्हाट आर दी इज द प्रिंसिपल? लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन थो इट रिलेट टू द सिंगल इंडिविजुअल एंड इफ सिंगल इंडिविजुअल मे बी ट्रीटेड एज अ क्लास बाय हिमसेल्फ। लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ये किसी एक आदमी के लिए भी है और उस एक आदमी को एक क्लास माना जाएगा, ठीक है। There is always presumption in favor of constitutionality of an enactment, and burden is upon who attack on it and must prove the clear transgression of the constitutional principle, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इन फेवर ऑफ इनेक्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को इन फेवर ऑफ इनेक्टमेंट देखा जाएगा, लेकिन बर्डन किस पे है? जो ये कह रहा है कि नहीं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, और उसको प्रूव करना होगा ट्रांसग्रेशन, कि ये नीचे जा रहा है, ये अपनी गति से नीचे जा रहा है, ये गिर रहा है, तो सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ,
तो ये सामने वाले पे बर्डन है, बर्डन ऑन हिम टू प्रूव दैट द इट इज गेटिंग डाउन, इट इज नॉट फुलफिलिंग द पर्पस फॉर इट वॉज मेड. Third one, it must be presumed that the legislature understand and correctly appreciate the need of its own people. Okay, ये माना जाता है कि ये अपने लोगों की ज़रूरत को समझता है. और दूसरा, it discriminates and its discrimination are based on the adequate ground. अगर ये कुछ डिस्टिंग्विशमेंट हुआ भी है तो एक एडिक्वेट ग्राउंड पे होना चाहिए. एंड द D1 इज द लेजिस्लेशन इज फ्री टू रिकॉग्नाइज द डिग्री ऑफ हार्म एंड मे कन्फाइन इट्स रिस्ट्रिक्शन टू दोज केसेस वेयर द नीड इज डीम टू बी द क्लियरेस्ट. ठीक है, लेजिस्लेशन फ्री है कि उसको कितना हार्म होगा, इसका क्या रेप्रिकेशन होता है, और उसको रिस्ट्रिक्शन भी उस हिसाब से लगानी होंगी जिससे इसको क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हो. ओके, तो ये सारे ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थे. आफ्टर दैट, प्रिंसिपल एनंशिएटेड अबव हैव बीन constantly adopted and further elaborated in Special Code Bill 1978 by Chandrachud, the learned judge explain. तो चंद्रचूड़ साहब ने भी इस राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 को फर्दर एक्सप्लेन किया, और उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया, द स्टेट हैड द पावर ऑफ डिटरमाइनिंग who should be regarded as the class and purpose of the legislation. स्टेट को पावर है कि वो बताएगा कि कौन क्लास है और इसका क्या पर्पस है. It postulate a reasonable basis and did not mean hearing together of certain person and class arbitrarily. Law should be reasonable basis होना चाहिए, and it should not arbitrary. ओके, ये इन्होंने ये बताया. अब तीसरा क्या बताया, द लॉ शुड मेक एंड सेट अपार्ट द क्लास अकॉर्डिंग टू द नीड एक्सपीरियंस ऑफ द सोसाइटी, बट द क्लासिफिकेशन शुड नेवर बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव. लॉ जो बनाती है स्टेट, वो एज पर द नीड होगी, एक्सपीरियंस होगी ऑफ द सोसाइटी, और किसी भी तरह से इसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल और इवेसिवनेस नहीं होनी चाहिए. लास्ट पेज है ये लॉ ऑफ इक्वलिटी का. मोर जनरल प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय द कोड फ्रॉम टाइम टू टाइम मे बी समराइज एज फॉलोज. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस को, इस पर भी आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. द क्लासिफिकेशन मेड बाय द लेजिस्लेशन नीड नॉट बी साइंटिफिकली परफेक्ट और लॉजिकली कंप्लीट. ठीक है, जो क्लासिफिकेशन बनाया गया है वो साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता है, और लॉजिकली कंप्लीट नहीं हो सकता है. बट द इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट रिक्वायर मैथमेटिकल इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इन ऑल सर्कमस्टांसेस. इट शुड नॉट बी मैथमेटिकल काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन कि अगर 2 में 2 जोड़ा तो 4 होगा. इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. एंड इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन द आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. अगर कोई राजा का ट्रीटमेंट और उसकी प्रजा का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, या फिर प्रजा का ट्रीटमेंट राजा से भी अलग हो सकता है, बट इट शुड बेस्ड ऑन द रीजनेबलनेस. इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन द आइडेंटिकल ट्रीटमेंट, इट शुड बी डिफरेंट. जब मैं एडमिशन लेने गया तो मेरे को वो सीट नहीं मिली और मेरे मित्र को मिल गई जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट था, मेरे लिए अलग ट्रीटमेंट था. इट इज़ नॉट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. Second point, the classification may be made on the different basis, that is geographical or according to the object or occupation. ठीक है, हम उसकी टेरिटरी के हिसाब से भी हम उसको एडवांटेज दे सकते हैं और उसके ऑक्यूपेशन के हिसाब से. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट the equality before law, and those who feel that I have done justice to this video, they can make Guru Dakshina on this number 9953868996. फ्रेंड्स, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना. मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा, बट आप इसको करते रहना. तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा.
हमने पढ़ा कि आर्टिकल 12 से 35 में सारे आर्टिकल्स की इक्वलिटी की फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, ये मैग्ना कार्टा है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव। फिर क्लासिफिकेशन 8 पॉइंट पे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद पीके त्रिपाठी साहब ने क्या किया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो। भगवती साहब ने कहा कि ये टॉर्च है, ये एक गोल को लेके जाती है जहाँ पे सोसाइटी बराबर है। फिर न्यू डायमेंशन की बात की, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की कुछ भी अनरीजनेबल नहीं होगा, ये आर्टिकल 14, 15, 16 में रॉन्ग हो जाएगा। फिर मेनका गांधी मैडम के केस में जस्टिस भगवती साहब ने कहा कि ये इक्वलिटी के बराबर होना चाहिए, इसमें कुछ भी अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। और ये इक्वलिटी को ही ध्यान में रख के इसमें डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। फिर टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए क्या, और ये क्लासिफिकेशन मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं कि 2+2 जोड़ो और सबको 2+2 जोड़ा जाएगा। इसमें रीजनेबलनेस का ध्यान रखना है, किसी ग्रुप को अलग करना है तो उसको किस बेसिस पे, रीजनेबल बेसिस पे अलग करना है। फिर उसके बाद फॉलोइंग प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस, ये कुछ पॉइंट थे। और इसमें से अगर आप अपना नोट्स भी बना लेंगे साथ साथ में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल एनुमरेट किए चंद्रचूड़ साहब ने, रीजनेबल होने चाहिए और स्टेट को राइट है डिटरमाइन करने का, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल इवेसिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मोर जनरल प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय द कोर्ट कि ये साइंटिफिकली परफेक्ट नहीं होते हैं। इसमें जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट देखी जाती है, वहाँ के कास्ट एंड क्रीड की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। क्लासिफिकेशन मे बी मेड ऑन द डिफरेंट बेसिस और जोग्राफिकल बेसिस पे भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम सर्कुलेट करें, और इसके बाद मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। आई होप दैट यू विल स्टे ट्यून एंड वॉच माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर, अखिल दिस साइड।